ऐसा टॉपिक जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कोई भी एग्जाम उठा कर देख लो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या अन्य और भी एग्जाम्स, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से मैथ में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं नॉलेज यूनिवर्स 1 में। और आज अपने चैनल पर हम लोग मैथ की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। उसके साथ ही चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे और बिल्कुल क्लियर कट करते हुए, बिल्कुल अच्छे सरल मेथड में समझते हुए स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के साथ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में यदि आपको अच्छी नॉलेज हो जाती है, उसमें पकड़ हो जाती है, तो 1 या 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? नंबर पे, अर्थात प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। तो आज इसी चीज को हम जानेंगे, संख्या या नंबर क्या होती है, कैसे पढ़ी या लिखी जाती है, कितने प्रकार की होती है और इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मैथ में जो भी नंबर है या जो भी संख्या है, हम जानते हैं कि वह 0, 1, 2, 3 डॉट 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 9, यानी कि ये जो 10 अंक होते हैं हमारी गिनती के, इनसे ही किसी संख्या का निर्माण होता है। कुछ भी हो, अगर आपने जैसे लिखा सपोज करिए 64, तो इसमें आपने 6 और 4 को लिया, तो ये जो अंक होते हैं, अंक अर्थात हिंदी में और अंग्रेजी में से हम लोग डिजिट कहते हैं दोस्तों, तो हमारी संख्या डिजिट से मिलकर बनती है। तो एक पहले तो ये कंफ्यूजन अलग करना, डिजिट अलग होते हैं, नंबर अलग होते हैं। एक नंबर में कई डिजिट हो सकते हैं, 2 अंकों की संख्या हो सकती है, 3 अंकों की हो सकती है, 4 अंकों की हो सकती है। अर्थात अगर इनमें कॉमा लग के अलग नहीं है तो एक पूरी नंबर है, और यदि आप जैसे कॉमा से लगा देते तो वो 2, 1, 2 अलग डिजिट है, एक अंक की संख्या हो जाती है, 1 डिजिट नंबर हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये कंफ्यूजन दूर करेंगे कि नंबर अलग होता है और डिजिट अलग होता है। अब यही संख्या आखिर जब इन्हीं डिजिटों को 0 से लेकर 9 तक के हम लोग एक अपनी नंबर सिस्टम, अपनी संख्या पद्धति के अनुसार जब इसको पढ़ते हैं दोस्तों, अच्छा मैंने अपनी कहा है, इस चीज पे ध्यान रखना, क्योंकि नंबर सिस्टम भी 2 प्रकार की होती हैं जो हमारी प्रणाली चलती है। एक होती है इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है, और एक होती है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसे अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली कहते हैं। चलिए मैं उनका अंतर भी आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि इंडियन क्या होती है और इंटरनेशनल क्या होती है। दोस्तों जो हमारी इंडियन नंबर सिस्टम होती है उसमें हम लोग अंक कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले आता है आपका इकाई यानी यूनिट का प्लेस, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, और इन पे जब हम लोग डिजिट रखते हैं तो फिर इनको हम लोग इसी के अनुसार पढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका आता है 1000, फिर आता है आपका 10,000, फिर आता है आपका लाख, फिर आता है आपका 10 लाख, फिर इधर करोड़, फिर 10 करोड़, देन अरब, और फिर अरब खरब करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों ये तो होता है इंडियन नंबर सिस्टम। अर्थात सपोज कीजिए मैंने ऐसे 6, 4, 3 रख दिया, तो आप लोग कैसे इसको पढ़ते हैं ना, अंक जब मैंने डिजिट रखा इसको संख्या कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा करा, हमने देखा 3 अंक हैं इसमें, तो 643। अब यहाँ मान लिया 1000 तक होता तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 8643। ये तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को आता होगा अंकों से, शब्दों से अंकों पढ़ने पे। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करूं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, वंश के तो सब एक से ही होते हैं। यहाँ पर इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, लेकिन फिर जब थाउजेंड्स लाइन आती है हमारी 1000 वाली, तो यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है 1000, 10,000, उसके बाद 100,000 हो जाता है, 100 के स्टार्ट होता है इसमें दोस्तों, जहां पे हमारा लाख आता था, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इस प्रकार से बढ़ती है। इसके बाद यहां पे आपका मिलियन चालू हो जाता है दोस्तों, फिर 10 मिलियन होता है, 100 मिलियन, देन बिलियन। तो मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख। तो ये अंतर हो जाता है इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में। हम लोग मैथ में जो पढ़ते हैं वो अपनी इंडियन नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के अनुसार ही संख्या का निर्माण करते हैं। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जब हम लोग अंकों को एक नियमित संख्या पद्धति के अनुसार पढ़ते हैं दोस्तों, तो वह बनती है हमारी संख्या। चलिए ये तो जान लिया आप लोगों ने, लेकिन अब
किसी संख्या में जो हमारे अंकों का प्रयोग होता है दोस्तों, उनका मान अपने स्थान के अनुसार बदलता रहता है। ये आप लोगों को जानना है। इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक, एक जाति मान और एक स्थानीय मान। मैं इसलिए इनको बता रहा हूं कि इससे आपकी संख्या थोड़ी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों सपोज करिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया और 3475 एक नंबर लिखी मैंने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक, 3475। अब इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि इसमें 4 का जातीय मान और स्थानीय मान प्राप्त करें या स्थानीय मान ज्ञात करें। तो दोस्तों जातीय मान, इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू, या इसे अंकित मान भी कह देते हैं दोस्तों। और स्थानीय मान इसे कहते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू, अर्थात जो अपने स्थान के अनुसार जिसकी वैल्यू होती है। तो दोस्तों अगर इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, ये हमने 3475 लिया और इन्होंने कहा इसका जातीय मान, तो आप लोगों को अपने दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से बैठा लेनी है कि किसी भी अंक का, चाहे वो संख्या में किसी भी प्लेस पे आ रही हो, चाहे 1000 पे आ रही हो, 100 पे आ रही हो, यूनिट पे आ रही हो या फिर कहीं भी आ रही हो, उसका जातीय मान वही संख्या रहती है जो उसका चेहरा होता है, अर्थात उसका चेहरा नहीं बदलता है। तो इसका 4 का जातीय मान क्या है दोस्तों? 4 ही है। आप 4 को देख के पहचानते हो कि 4 ऐसा बना हुआ है 4, ठीक है। तो जातीय मान नहीं बदलता है, वो किसी भी प्लेस पे हो। 7 का जातीय मान 7, 5 का जातीय मान 5, 3 का जातीय मान 3 रहेगा। किंतु अगर इसी जगह हम लोग स्थानीय मान की बात करें दोस्तों, तो हमें पता है 4 किस जगह है, आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि जो 4 है इसका स्थान अर्थात स्थानीय मान, प्लेस कहां पर है? सैकड़ा पे। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4 को नीचे लिया, इसमें सैकड़ा का गुणा हुआ, कितना हो गया? 400। अर्थात जिस जगह पर जहां पे हमारा अंक होगा उसका स्थानीय मान उसी के अनुसार होगा। अगर हम 3 का निकालें यहां से, तो 3 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 का गुणा करेंगे हम लोग, 3000 हो गया। 7 का निकालें तो 7 गुणे 10 हो गया, 70 हो गया। तो स्थानीय मान अपने स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि जातीय मान नहीं बदलता है। इससे क्वेश्चन आया था यूपी टेट में एक बार कि एक संख्या दी थी, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आगे आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा बता दूंगा कि इसकी फेस वैल्यू बताओ। तो फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है, जबकि प्लेस वैल्यू उसकी डिजिट के अनुसार जहां पे वो डिजिट होता है नंबर में बदलती रहती है, ठीक। तो इसको आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अभी तक हमने ये जाना कि संख्या क्या होती है। जब हम अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार पढ़ते हैं तो हमारी बनती है संख्या, ठीक। 1 मिनट रुकेंगे। और जब जातीय मान और स्थानीय मान की बात आती है तो संख्या की फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है, संख्या की प्लेस वैल्यू बदलती रहती है। चलिए अब हमने संख्या जान ली, संख्या में जब कहीं मान रखते हैं तो जान लिया। अब हम लोग समझेंगे कि संख्या का निर्माण कैसे होता। निर्माण का मतलब मैं किसकी एक जनरल फॉर्म आपको बताना चाहता हूं, जनरल फॉर्म ऑफ नंबर। निर्माण तो नहीं कहेंगे लेकिन एक फॉर्म के आधार से बताता हूं। जैसे कि दोस्तों सपोज करिए मैंने एक संख्या मानी 75, ठीक। अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा पीछे रिकॉल करूं तो आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा विस्तृत रूप, पढ़े एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स कैसे निकालते थे। नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसका हम लोग विस्तृत रूप निकालते हैं दोस्तों तो कैसे निकलता था। यूनिट का प्लेस कितना है 5 प्लस इसमें 1 का गुणा करो या ना करो क्योंकि इकाई के स्थान पर है, इससे कोई मतलब नहीं होता। फिर 7 कहाँ है हमारा इकाई, दहाई, तो इसमें 10 का गुणा हो जाता था दोस्तों। 70 धन 5 बराबर 75। इसी प्रकार संख्या तो बनती थी। अर्थात जो 10 का ये गुणा क्या है, ये इसका जो स्थान पर है, जिसके स्थान पर है दहाई पर है, तो ऐसे हो जाएगा। यदि मान लो 3 अंकों की संख्या आपको मैं दे दूं और कहूँ इसका विस्तृत रूप आप कैसे निकालते, 3 प्लस 4 × 10 प्लस 3 × सैकड़े की जगह है तो सैकड़ा का गुणा हो गया 100 का, तो 300 प्लस 40 प्लस 3 कितना हो गया आपका 343। तो इस प्रकार क्या होता था, यहाँ पर ये 100 आ गया क्योंकि ये सैकड़ा की जगह पर 3,
4 पे 10 का मल्टीप्लाई किया। तो अर्थात जब डिजिट जिस स्थान पर होता है हम उसके उसी प्लेस का उसमें गुणा करते हैं। अगर 10th के प्लेस पे 2.5 पर तो 10 का गुणा, और 100 पे है तो 100 गुणा। अब आप कहोगे ये मैं क्यों बता रहा हूं, चलिए मैं बताता हूं इसका क्या मतलब था इसे बताने का। सपोज करिए दोस्तों, आपको मैं बोलता हूं कि एक कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं प्रॉब्लम बेस नंबर पे आते हैं दोस्तों, जो प्रॉब्लम होती है नंबर्स पे, कि 2 अंकों की कोई एक संख्या, देखना 2 अंकों की कह दिया मैंने, संख्या के अंक अभी नहीं बताया आपको, उनके अंकों का योग इतना है, यदि उनके 63 घटा दिया जाए या कोई सपोज नंबर, तो उसके अंक पलट जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं अभी आपको करवाऊंगा। तो वहां पर हमें एक संख्या को एज्यूम करना होता है, मानना होता है, तब हमें आता है ये काम। जैसे मैंने एग्जाम बताया 7 गुणे 10 करके 5 किया था। तो अगर मैंने माना कोई संख्या है जैसे उसका 2.5 का अंक x है, कितना है x, और यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक y है, y क्या है, इकाई का अंक। तो संख्या क्या होगी दोस्तों, इकाई का स्थान जुड़ता था किसमें, 10 का गुणा होगा 2.5 के स्थान पे, यानी 10, और 2.5 का अंक क्या माना आपने x। तो ये होती है आपकी जनरल फॉर्म, ऐसे ही मानना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या मानोगे, कैसे मानोगे, 10x + y। हाँ, ये बदल सकते हैं, x y जगह आप a भी ले लीजिए, mn ले लीजिए, जो भी आपको यहाँ पर करेक्टर आपको लेना है वो ले सकते हो, ठीक। लेकिन अगर फॉर्म लिखोगे 2 अंकों की तो ये होगी, ठीक है। अगर मैं कहूँगा इनके अंक पलट दिए तो अंक पलटने में क्या हो जाएगा, अंक यानी अब x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, तो इस प्रकार संख्या बन जाएगी। अगर मैं कहूँ 3 अंकों की, तो 3 अंकों की आपको पता है कि उसमें 3 अंक होंगे x y z, माना सैकड़े का z हो तो क्या होगा फिर 100z + 10x + y, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। मतलब 100 का गुणा क्यों कर दिया, क्योंकि वो सैकड़े के प्लेस पर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग एक जनरल फॉर्म नंबर की मानते हैं। तो इसको आपको नोटिस करना, ज्यादातर 2 ही अंकों के सवाल आते हैं, ज्यादा बड़े नहीं दिए जाते हैं। तो 10x + y। अब चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी कि नंबर हम लोग क्यों मानते हैं। देखिए 10x कैसे बना, एक बार फिर समझिए। 74 बनाया था, 7 × 10 = 4, तो y हो गया इकाई का अंक, और 7 था यहाँ पे 2.5 का अंक। देखो 10x बना, तब जाके 70 + 4 = 74 बनता है दोस्तों। तो इसी प्रकार एक जनरल फॉर्म निकलती है नंबर सिस्टम में, ठीक है। इसको अच्छे से अगर आप बैठा लेंगे दिमाग में तो यकीन मानिए आपका इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता तुरंत कर देंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर देखिए कितना आराम से उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, मैंने अभी जो समझाया आपको उस पर एक मैंने सवाल उठाया जिससे आपको तुरंत का तुरंत समझते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मेरा विचार आज के चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल लगवाने का नहीं था, आज केवल मैं संख्या की जानकारी देना चाहता था, उसकी एक पूरी थ्योरी आपको समझाना चाहता था। फिर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग समझना कितना है, 9 है, ठीक। यदि संख्या से 63 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए इसको हल करते हैं बहुत अच्छे से। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि अगर 2 अंकों की संख्या देते हैं तो हम लोग संख्या क्या मानते हैं, तो हम माना संख्या का 2.5 का अंक क्या है आपका x है, और इकाई का अंक कितना है y। तो दोस्तों अब मैंने बताया था यदि आपका 2.5 का अंक 10 है और ये, तो आपकी संख्या क्या बनेगी, तो संख्या आपकी हो गई 10x + y, ठीक। 2.5 का अंक आ गया यहाँ पे और इकाई का यहाँ आ गया। अब सवाल के अनुसार चलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिए कि इसके अंकों का योग 9 है। देखिए कितना इजी होता है सवाल, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं उसको तो जरूरी नहीं है इसके फॉर्मूले सूत्र याद हो, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अंकों का योग है तो अंक आपके x और y थे, इनको जोड़ दीजिए। x + y कितना दिया आपका 9, समीकरण मान लीजिए इसको 1, ठीक। अगर चाहो तो आप यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको समीकरण सॉल्व करने नहीं आते हैं वो मैं इसके जी से बता दूंगा, चाहिए तो मैं निकाल देता हूं। चलिए हाँ, यहां से निकाल लिया, x का मान कितना हो गया आपका 9, और y इधर गया
ठीक है, पश्चांतर जिसे बोलते हैं, 9 माइनस बाई हो गया। ठीक है, इसके अनुसार आपका ये मान। अब चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। इसका दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, देखिए कि यदि संख्या से 63 घटा दें, आपकी संख्या क्या बनी थी 10x प्लस बाई, अर्थात अगर 10x प्लस बाई से हम 63 को घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी जो संख्या थी अब उसके अंक पलट गए, x का बाई आ गया, बाई जगह x आ गया। देखिए कितना इजी बन गया, यहाँ से x का मान निकाल लिया, अभी रुक गए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, x को x की तरफ लाए, बाई को बाई की तरफ लाए, 10 इधर से एक x आया, घट के कितना हो गया 9x, और ये माइनस का 10y इधर आया, माइनस का 9y, और 63 को उधर भेज दिया 63। ठीक, अब यहाँ से 9 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 7। कर लोगे आप लोग, अगर नहीं कर पाते तो 9 को कॉमन लेके तो 9 का भाग चला गया। ठीक, अब आपकी एक आगे इक्वेशन नंबर 2, देखिए चाहे तो इक्वेशन रख के सॉल्व कर लीजिए, और नहीं आता है तो इस इक्वेशन में यहाँ से जो आपने x का मान निकाला था यहाँ रख के देखेंगे हम लोग, कितना निकाला था 9 माइनस बाई, और ये माइनस का बाई इक्वल टू 7। देखिए माइनस बाई जुड़ गया, कितना हो गया 2 बाई, 9 माइनस 2 बाई बराबर 7। 2 बाई को उधर भेजा और 7 इधर आएगा, कितना हो गया 9 में 7 गया 2 बराबर 2 बाई, बाई बराबर आ गया 2/2 होगा 1। कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब जब बाई का मान आपका 1 निकल आया, हो सकता है नीचे कट रहा हो, मैं इसको ऊपर निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन आपकी कट रही है मुझे पता है, क्योंकि नीचे तक नहीं आता है। तो यहाँ से बाई का मान निकल आया 1। ठीक, जब बाई का मान 1 निकल आया तो इसको 1 को यहाँ रखेंगे हम लोग, तो x का क्या आ गया 9 माइनस 1 बराबर 8। तो देखिए x का मान भी आ गया और बाई का। संख्या आप कितनी मानी थी आपने 10x प्लस बाई, तो x का मान 8 प्लस बाई का मान 1, 10 अट्ठे 80 धन 1, नंबर कितनी आ गई आपकी 81। अर्थात वह संख्या क्या है 81 है। आप लोग देख लीजिए, बहुत इजी है। क्या करा हमने, शुरू से फिर से समझाएंगे। दाई का अंक x मान लिया, इकाई का बाई मान लिया, जिससे संख्या बन गई 10x प्लस बाई, जो मैंने पहले समझाया था, ऐसे फॉर्म बनता है। अब उसने कहा इसके अंकों का योग, यानी x प्लस बाई बराबर 9 है, तो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन पड़ेगी, यदि संख्या से 10x प्लस बाई से हम 63 को घटा देते हैं तो संख्या के अंक पलट गए। ठीक, अब हमको क्या हुआ कि जो अंक गणित है, ठीक, कांस्टेंट नंबर को उधर ले गए और कैरेक्टर वेरिएबल्स को इधर ले आए। 9x माइनस 9y बराबर 63, 9 को कॉमन लिया। देखिए मैंने क्या गायब किया वो देख लीजिए, अगर यहाँ 9 को कॉमन लिया तो बना x माइनस बाई बराबर 63, तो 9 का डिवाइड हुआ 7 आ गया। अब x माइनस बाई में हमने यहाँ से जो x का मान निकाला था उठा के रख दिया, तो बाई का मान आ गया 1। जब बाई का मिल गया तो बाई का अगर इक्वेशन बनने में मान रखे तो x का आ गया 8। अब हमने जाके क्या पूछा उसने, संख्या ज्ञात करो, तो संख्या के लिए हमने x और y का मान पुट कर दिया संख्या में, संख्या आपकी आ गई। दोस्तों देखिए इतना इजी हो जाता है ये सवाल यदि आप केवल ये चीज जानते हैं, संख्या को बनाना। यहाँ पे अगर 3 अंकों की होती तो हम 100z और जोड़ देते दोस्तों, तो 2 समीकरण सॉल्व कर लेते। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों इन सवालों को करते हैं। नंबर पे आप ये समझिए, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अगर इस तरीके का आता है तो आप तुरंत इसको कर लेंगे। तो दोस्तों हमने आज भी 3 टॉपिक समझ लिए, संख्या क्या होती है, किस सिस्टम पे चलती है, जातीय मान स्थानीय मान क्या होते हैं, और अगर संख्या के सवाल आते हैं तो हम किस प्रकार करते हैं। अच्छा एक चीज और आपको मैं बताता हूं कि अगर ये आता है कि 2 अंकों की संख्या है और उनमें अंक हैं, तो संख्या हम लोग 10x प्लस बाई मानेंगे। लेकिन केवल ऐसे बोल देते हैं किसी संख्या का ये हुआ या वो हुआ, तो वहां पर संख्या फिर हम लोग x मान के या कोई भी वेरिएबल मान के कर लेते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी मैं अभी दे दूंगा। अच्छा दोस्तों ये तो हो गया हमारे संख्या के निर्माण। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार अर्थात हमारी जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों। तो मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों को ये आता होगा, अभी मैं समझाता चला जा रहा हूं, उसके बाद जब वीडियो के एंड में बाकायदा इनकी डेफिनेशन भी लगा दूंगा। तो संख्याएं दोस्तों लगभग 12 प्रकार की होती हैं, कहने को तो और भी उससे ऊपर हो जाती हैं, लेकिन आप लोग 12 प्रकार की समझ के चलेंगे। सबसे पहले आती है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों नेचुरल। प्राकृतिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। हम लोग समझेंगे आखिर कोई नंबर लिखी है, हम कैसे जानेंगे वह प्राकृतिक है कि नहीं। तो दोस्तों वे संख्याएं जिनसे हमारी गिनती स्टार्ट होती है, या हम कहेंगे और शुद्ध बोलें कि वे धनात्मक संख्या, ठीक है, गिनती धन से स्टार्ट होती है, कभी ऋणात्मक संख्या नहीं ली जाती है। तो वे संख्याएं
जो गिनती स्टार्ट होती है हमारी, अर्थात 1 से लेके और आगे तक अनंत तक जाती हैं, वे कहलाती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अर्थात 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और देखिए संख्या का कोई एंड नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं है, उसके आगे एक और बन जाती है, उससे आगे एक और बन जाती है, और ये अनंत तक जाती है, अनंत का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, और इन्हें एन से हम डिनोट करते हैं नेचुरल के कारण। ठीक, प्राकृतिक संख्या समझ में आई कि वे संख्या जिनसे गिनती स्टार्ट होती है, जिन्हें गिना जा सकता है, धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरुआत होती हैं। इस चीज को याद रखना, 1 से। तो कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है आपकी 1, यहां पे लिख लीजिए प्राकृतिक। और सबसे बड़ी पूछ दी जाए तो देखिए सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं। मैं कह दूं कि 10,01,188 है, लेकिन उससे आगे 189 भी है, तो इसलिए हम उसको अनंत मान लेते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर यही पूछ देते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देन आंसर इज 1। एक आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब ये थी आपकी प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या नंबर 2। मैं इसके चार्ट लगा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा डेफिनेशन का बिल्कुल। इसके बाद आती है, जब प्राकृतिक हो गया आपका पूर्ण संख्या, समझते चलेंगे हम लोग। अंग्रेजी में पूर्ण को क्या कहते हैं? होल, संपूर्ण, यानी होल नंबर। देखिए हमने जाना कि जब हम 1 से गिनती शुरू करते हैं तो वे सब क्या होती है? प्राकृतिक। लेकिन 1 से लेके अनंत तक की वे सभी संख्याएं इंक्लूडिंग 0, जिसमें 0 को भी शामिल किया हो, आपकी कहलाती है पूर्ण संख्या। ध्यान देना कि जो W है, होल करेगा W, वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। उसके बाद सभी नेचुरल नंबर जो अभी मैंने आपको बताया था, डॉट 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 अनंत। वहां पे 0 नहीं था, यहां 0 है, तो 0 को इंक्लूड करते हुए सभी प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक होती हैं उन्हें कहते हैं हम होल नंबर। धनात्मक शब्द पे ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। ये पैसे तो पूर्णांक हैं, ये धनात्मक पूर्णांक हैं। मैं अभी जब पूर्णांक संख्या बताऊंगा उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा बिल्कुल संपूर्ण संख्या, कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं छोड़ा हमने। ठीक, तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं जिसे। इसमें 0 शामिल है, तो क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? तो वह होती है आपकी 0। अब दोस्तों आप लोगों को, कई लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जब हम लोग कक्षा 6-7 में होते हैं, एक नंबर लाइन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके बीच में होता है 0 और इधर सब आपके होते हैं पॉजिटिव, धनात्मक चलते रहते हैं प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर होते हैं निगेटिव, कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहां तक ऋणात्मक अनंत है, यहां तक धनात्मक अनंत है। तो अब समझना मेरी परिभाषा, माइनस इन्फिनिटी यानी कि सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ और सभी धनात्मक संख्याएं, इनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक, यानी कि माइनस अनंत से लेके कहां तक? प्लस अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती हैं आपकी? पूर्णांक या इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, पूर्णांक कह रहे हैं, अर्थात इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं आएंगी। नहीं आपको 23.87 क्या पूर्णांक है? नहीं, क्योंकि पूर्ण नहीं है, उसमें दशमलव लगा है। अर्थात फ्रैक्शन को छोड़ देंगे, भिन्न को, और दशमलव को छोड़ देंगे, उसके बाद ये हमारी होती है पूर्णांक संख्या दोस्तों। तो इसे आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर नंबर क्या होता है? सभी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं, और 0 भी आती है उसमें, क्या कहलाएंगी? आपकी पूर्णांक संख्याएं। तो 3 संख्याएं हम लोगों ने समझी। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट लेकर अनंत तक चलती हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, उसके बाद आपने पूर्णांक पढ़ी जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 पे सम संख्या। इनकी मैं डेफिनेशन लगा दूंगा वीडियो के अंत में, आप परेशान हो, बकायदा लिखित में आप लोग देख सकते हो, उसको नोट्स बना लेना या फिर जो स्क्रीनशॉट लेना हो कि सम संख्या कैसे कहते हैं। दोस्तों अंग्रेजी में इसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाता है, या वे संख्याएं जो 2 से भाजित होती हैं, अर्थात जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इनमें 2 का भाग देखो 2 के पहाड़े में आती है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10।
अर्थात इनमें 2 का भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाते हैं, अर्थात 2 से भाजित हो रही हो या विभाजित हो रही हो, लीजिए विभाजित लिख दिया, क्या कहलाती हैं आपकी इवन नंबर या सम संख्या, जो 2 से विभाजित हो। और जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम लोग कहते हैं विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग ना जाए, ऑड नंबर। अर्थात जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इनमें 2 का भाग नहीं जाता है दोस्तों, तो ये हो गई विषम। तो सम और विषम में बिल्कुल छोटी सी अंतर होता है कि जिसमें 2 का भाग चला जाए। और एक थोड़ा सा और लॉजिक लीजिए कि जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, ये सभी संख्याएं सम होती हैं। देख लीजिए आप, इन्हीं संख्याओं में भाग जाता है 2 का, ठीक। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या के प्रकार सीख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दिमाग में रखना, नहीं भूल जाओ कि क्या बताने लगे बीच में। ये आज केवल थ्योरी टाइप का हम सब डेफिनेशन को समझेंगे। कल से इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनको लेकर मैं 5-5 या 10-10 सवाल जो तरीके के आते हैं बार-बार परीक्षाओं में, उनको सॉल्व करवाऊंगा। अब सम और विषम हो गए, इसके बाद आती है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर। क्या होता है भाज्य संख्या, समझते हैं दोस्तों। वे संख्याएं जिनमें 1 का, देखिए 1 का भाग सब में चला जाता है प्रायः, क्योंकि 1 का पहाड़ा ही सब में पढ़ लिया जाता है, ठीक है। वे संख्याएं जिनमें 1 का भाग चला जाए, खुद का भाग चला जाए और अन्य संख्याओं से भी भाजित हो रही हों, कहलाती हैं भाज्य, अर्थात जिनमें सबका भाग चला जाए, ठीक है। जैसे 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है। आप लिख लो 10, 5 दूनी 10, तो ये क्या है, भाज्य हैं, कंपोजिट हैं, ठीक। यहां लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो, कंपोजिट नंबर, अर्थात वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा और दूसरी संख्याओं का भाग जाए। लिख लीजिए, स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाए, अन्य संख्या से विभाजित हों, क्या कहलाती हैं आपकी भाज्य संख्याएं, ठीक। अब तो सबसे छोटी भाज्य क्या हो गई आपकी, 4 ही हो गई, क्योंकि 1 को तो हम लोग गिनते नहीं है, और 2 और 3 आपकी क्या है, वो अभी आप अगले टॉपिक में समझेंगे। अब आता है भाज्य के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या, या इसे ऋण संख्या भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसे प्राइम नंबर। क्या होती है डेफिनेशन समझिए इसकी, वे संख्याएं जो एक या केवल अपने आप से, अपने आप का स्वयं खुद का ही विभाजित हों, केवल, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। अर्थात वे संख्या जिनमें केवल अपने आप का भाग जाता हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं प्राइम नंबर। और दोस्तों इसको बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि जब भी हम गुणनखंड करेंगे संख्याओं का, प्राइम नंबर का ही प्रयोग करते हैं उसको फैक्टराइजेशन में। तो ये कौन कौन सी होती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, ऐसे आगे बढ़ते हुए हम लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इनको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि अभाज्य संख्या, पहले आपको ये समझना है कि जो केवल अपने आप से कटें, अर्थात केवल जिसमें 2 में 2 का ही भाग जाएगा, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 1 का भी भाग जाता है, वो तो खुद 1 से सभी कटती हैं, 5 का जाएगा, 7 का जाएगा, ये होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, वो आपको सीखना है। क्या कि सबसे छोटी प्राइम या अभाज्य संख्या क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कंफ्यूज करने के लिए, लोग जल्दी में लिख देते हैं 1। तो आप लोग याद रखेंगे कि 1 ना तो अभाज्य में आती है ना भाज्य में आती है, ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती 2, क्या होती है, 2। और 2 ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन भी है, अर्थात जो सम भी है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर सम नहीं है। तो इससे 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक। याद रखना है आपको। अगर मैं कहूँ अब अंकों डिजिट में बात करने लगूँ कि 2 अंकों की सबसे छोटी बताओ, तो 2 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी आपकी, 11 हो जाएगी। लिख लीजिए, ये 1 अंक की है, अब 2 अंक की लिख लीजिए। 2 अंक की सबसे छोटी क्या हुई आपकी, 11, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी,
हो जाएगी 97। ठीक, क्योंकि फिर 99 तो 11 के पहाड़े में आता है, 9 से डिवाइडेड 1199, तो ये सबसे बड़ी 2 अंकों की हो गई। 3 की भी ऐसे हो जाएगी, 997 सबसे हो जाएगी, और 101 सबसे छोटी हो जाएगी। फिर भी लिख लीजिए अगर आपको पढ़ना है। 3 अंकों की अगर लिखना हो, 3 अंकों की अगर पूछ दिया, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 101 और सबसे बड़ी होती 997। तो ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पॉइंट वाइज बहुत याद करने हैं। ठीक, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है आपकी? 2 अंकों की सबसे छोटी 11, सबसे बड़ी 97, 3 अंकों की सबसे छोटी 101, सबसे बड़ी 997। चलिए 1-2 पॉइंट और देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या में। क्या है वो देखो। पॉइंट नंबर 1, अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो आप ना ऐसे रुक जाओ, अच्छे से समझाएंगे। तो वो होती हैं 9। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक गिन लेना आप। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 70 और 23 हो गई 9। ठीक, ये क्यों हम करवा रहे हैं? इनसे बहुत शॉर्ट हो जाता है सवाल लगाना। मैं जब अभी एक सवाल लगा के दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि वास्तव में इसका उपयोग बहुत सही से बताया सर ने। अगर यही बात करूं मैं 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो 6 बढ़ जाती हैं, 9 6 15। 1 से लेकर 75 तक अभाज्य संख्याएं, फिर 6 बढ़ जाएंगी 21। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। ये आप लोगों को देख लेना है दोस्तों। अब अगर ये 4 आपने याद कर लिए कि 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं, 1 से लेकर 75 तक 21 होती हैं, और 1 से लेके 100 तक 25 होती हैं। तो देखिए इनका प्रयोग कहाँ होता है। मैं अभी आपको एक सवाल दे रहा हूं, फिर देखना कितनी जल्दी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं दोस्तों कि 1 से लेके 80 के बीच अभाज्य संख्या बताओ। अब आप गिनने थोड़ी ना बैठोगे, इतना टाइम थोड़ी ना आप लिखते फिर रहे हो, 2 4 5 6 करते 80, और कहीं बीच में एक आध छूट गई तो वो भी दिमाग से निकल जाता है। तो इनको करेंगे इनसे, जो मैंने ये लिखाए हैं इनसे बहुत जल्दी सॉल्व होता है। कैसे? आप देखिए, आप 1 से लेके 80 तक के बीच में है। ठीक दोस्तों, 75 तक की हमें याद है 21 होती हैं, यानी कि 75 तक तो 21 हो गई। अब उसके आगे देख लीजिए, 76 प्राइम संख्या नहीं है, 77 11 70 77 नहीं है, 78 13 6 78 नहीं है, फिर 79 ये आ गई, एक संख्या और मिल गई। 80 नहीं है, 10 8 80 हो गया, 81 9 में 81 तो ऊपर जा रहा तो 80 तक, अर्थात 21 तो 75 तक एक और मिलेगी। कितनी होगी संख्या? 22। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया इस बार, क्योंकि हमें यहाँ तक की याद थी। अब अगर आपको 125 तक लेना तो सब में 5 5 बढ़ती जाएंगी, फिर 30 हो जाएंगी, फिर 35 हो जाएंगी, फिर 40 हो गए, फिर आगे बढ़ जाएंगी 46 हो जाएंगी 200 तक। तो ये होते हैं दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स, इनका मजा आता है। तो जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत होगी वहाँ मैं खुद बताऊंगा आपको, और जहाँ नहीं होगी तो फालतू की शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं करना है। ये चारों को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, तुरंत सवाल कर लिया करेंगे इस तरीके के। और हम लोग बढ़ते हैं आगे, जल्दी से कर लीजिए। मैं बोर्ड को भी साफ कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ब्लैक हो रहा है। ठीक, 1 मिनट के लिए रुकेंगे। अब दोस्तों जब हम लोगों ने भाज्य अभाज्य भी हो गई हमारी, कितनी हो गई फिर से एक बार रिपीट करेंगे। प्राकृतिक संख्या हो गई आपकी, ठीक, दूसरी आपकी पूर्ण संख्या हो गई, तीसरी हम लोगों ने पूर्णांक सीखी, फिर से देख लीजिएगा वीडियो में, फिर हमने सम सीखी, फिर हमने विषम सीखी, फिर हमने सीखी क्या? भाज्य, फिर हमने सीखी अभाज्य। ठीक है, एक और सीख लेते हैं जो सह अभाज्य होती है, को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, वो अब देख लीजिए। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य। देखिए सह है तो सीधी बात है, इसमें जोड़ा है, माना ए और बी दो सह अभाज्य हैं, तो इनके लिए एक कंडीशन होती है दोस्तों, इनका HCF यानी महत्तम हमेशा क्या आएगा? 1। ठीक, और कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर अभाज्य लगा तो ए और बी दोनों क्या हो?
दोनों अभाज्य हों, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अभाज्य कोई एक भी इनमें भाज्य कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अर्थात ए या बी में कोई एक अभाज्य, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हों, ठीक है। अब कैसे समझे इसका उदाहरण एक मैं दे रहा हूं, जैसे आप समझिए 2 और 5, ठीक, 3 और 7। अभी आपको ये तो दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 3 और 8। देख लीजिए इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे आप तो इनका 1 ही आएगा एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। 4 और 7, तो ये ऐसे सेट होते हैं जिनका महत्तम समापवर्तक एक ही आता है। मैं करके दिखाई दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल ग्रुप में। आप देखिए 4 और 7 का, 4 के फैक्टराइज करेंगे 2 × 2, इसका करेंगे 1 × 7। देखिए इसमें 1 और लिख लीजिए इसका, तो केवल क्या आ रहा है इसका कॉमन 1। तो अगर इसका एचसीएफ आप लोग निकालोगे कितना आ रहा 1, तो अर्थात जिसका महत्तम 1 हो, और इसमें देखिए 7 ही एक अभाज्य संख्या है, 4 तो नहीं है ना, 4 तो भाज्य है। तो ये होती हैं आपकी सह अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर, जोड़े में हो जिनका महत्तम 1 निकल रहा हो, और जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही प्राइम संख्या हों। चलिए बढ़ते हैं, सह अभाज्य हो गया आपका, यहाँ लिख दीजिए सह अभाज्य भी समझ लीजिए। मैं इतनी परिभाषा लिख दूंगा, आप परेशान मत होना, ठीक है, मैं बाद में लगा दूंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ केवल। अब आती है आपकी परमेय संख्या, नौवीं संख्या। समझिए कि आखिर किन संख्याओं को आप लोग परमेय कहोगे, अंग्रेजी में कहते हैं इसे रेशनल नंबर। दोस्तों वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होते हैं, ऐसे पूर्णांक संख्याएं, फिर समझना पूर्णांक, पूर्ण होनी चाहिए दशमलव में नहीं, पूर्णांक संख्या जो सही बटे के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखे हों, P/Q के रूप में लिखे हों, परमेय होती हैं। इनके लिए नियम क्या होता है कि P और Q दोनों क्या हों, इंटीजर हो, यानी कि पूर्णांकों। और एक कंडीशन और होती है, जो नीचे Q हो या नीचे जो भी संख्या होगी वो कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 हो जाएगी तो ये कैसी हो जाएगी, काल्पनिक नंबर हो जाएगी, और काल्पनिक नंबर तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो कभी भी बटे में 0 नहीं होगा। बाकी की शेष सभी संख्याएं आपकी परमेय हो जाएंगी। उदाहरण लिख लीजिए, जैसे 2/7 है, ठीक, 4 है, 4 को 4/1 भी तो लिख सकते हैं हम लोग, 3/5 है, ये सभी क्या है आपकी परमेय संख्या। अर्थात जो P/Q के रूप में लिखी हो दोनों ही क्या है, पूर्णांक है, और नीचे का एक भी इनका हर या डिनोमिनेटर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, वो 0 नहीं है, सो कॉल्ड परमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। तो आपने परमेय संख्या भी सीख ली। अब आ रही है आपकी 10वीं, बहुत इंपॉर्टेंट, अपरमेय संख्या, कि किसे हम अपरमेय या इर्रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए अपरमेय को भी सीख लेते हैं, कोई कठिन थोड़ी ना है, बहुत अच्छे से समझते हुए हम लोग चल रहे हैं आज। आज तो क्या पढ़ना ही पढ़ना है, सवाल तो लगाना नहीं है। इर्रेशनल नंबर किसको हम अपरमेय कहते हैं? दोस्तों वे संख्याएं जो परमेय नहीं होती हैं, अर्थात जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं, अपरमेय कहलाती हैं। और उनमें एक और कंडीशन होती है, उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए आप लिख लीजिए वर्गमूल 2 हो गया, वर्गमूल 3 हो गया, वर्गमूल 5 हो गया, वर्गमूल 8 हो गया, कई संख्याएं हैं, 7/8 है। तो दोस्तों ये तो मैंने जान लिया ये P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन 2 कंडीशन कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा। आप कोई भी वीडियो देख लेना, सब लोग इसकी नॉलेज अधूरी देते हैं। मैं बस यही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को नॉलेज पूरी मिले। बस क्या करते हैं ना, पल्ला झाड़ देते हैं, वे संख्याएं जो परमेय नहीं है अपरमेय है, ऐसे थोड़ी ना होता है। पॉइंट पूरा सीखिए। ऐसी संख्याएं, पॉइंट नंबर 1, दशमलव के बाद कभी भी टर्मिनेट नहीं होती हैं। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, अर्थात इनका अंत नहीं होता है, दशमलव के बाद आता ही चला जाता है, 1 4 1 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। जैसे आप ऐसे सपोज करिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर वर्गमूल 2 का हम लोग मान समझें तो कितना होता है, 1.414। और अभी एक बता रहा हूँ, दिमाग से थोड़ा हट रहा है, 2 1 3 समथिंग ऐसे आगे होता चला जाता है। तो देखिए टर्मिनेट नहीं हो रही, अंत नहीं हो रहा है, 4 1 4 2 3 6 7 8 अगर इसका करते चले जाओगे निकलता ही चला जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर इसका देखो 1.732 0 5 0 कुछ भी होता चला जाता है। ऐसे इसका देखो अगर आप लोग 2.23060 ऐसे करके इसका भी मान होता है, कंप्लीट याद नहीं है लेकिन मैं जहाँ तक याद है मुझे यही है 2.3606। किसका, वर्गमूल 5 का। तो मेरा कहने का मतलब है कि दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, लिख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग,
अर्थात इनका टर्मिनेशन नहीं हो रहा, अंत नहीं हो रहा। और एक और होता है इनकी कंडीशन, वो भी सीखिए। पॉइंट नंबर 1 था, एक पॉइंट नंबर 2 कैसे पहचानेंगे। दीज आर आल्सो नॉन रिकरिंग नंबर। रिकरिंग का मतलब इनका पुनरावृत्ति नहीं हो रही यहाँ पे कहीं भी। देखिए ऐसा नहीं हो रहा कि 1.4444 आ रहा हो, नहीं, बदल रहा है हर बार डिजिट। 1.4 1 4 2 1 3 4 6 8 9, मतलब कहीं ऐसा नहीं होगा जैसे आप लोग देखते हो ना 10 में हम लोग 3 का भाग देते हैं तो 3.3 3 3 3 आता चला जाता है, यानी ये रिकर्सन होता है। तो इन संख्याओं में नॉन रिकरिंग होता, रिकर्सन नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं। एंड आल्सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, सो वी कॉल, क्या कहते हैं इन्हें, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। समझ लीजिएगा अच्छे से, और इनको मैं बाद में भी लगा दूंगा। ठीक है, परिमेय हो गया अपना। और लास्ट में आया अपना जो जिसके अंदर सभी संख्याएं समाहित होती हैं, जो हम लोग जिन पे सवाल लगा रहे हैं उन्हें बोलते हैं, एक प्रकार पापा हैं इनके, ठीक है, रियल नंबर। अभी मैं इनको आपको एक चार्ट ही समझाऊंगा, फिर को समझ में आ जाएगा। वास्तविक संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जो एग्जिस्ट करती हैं, सामने से दिखती हैं, जिन पे हम गुणा जोड़ घटाने के क्रियाएं करते हैं, अर्थात सभी परिमेय। ठीक, संख्या परिमेय होती और या अपरिमेय होगी, सभी अपरिमेय, सभी को ले लिया हमने, ऑल क्या होती हैं, संख्या वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने रियल नंबर भी सीख लिया, जिसे हम लोग वास्तविक बोलते हैं। मैंने बताया था ना आपको 12 संख्या पढ़ाना है आपको, वास्तविक संख्याएं भी हो गया, इसके अंदर सभी आ गई। ठीक, अब 12वीं संख्या कौन सी है, ये भी बहुत कम लोग बताते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि मेरी कोशिश ही है आपको सब जानकारी होनी चाहिए। वो होती हैं आपको जिनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अर्थात असलियत में कहीं कुछ नहीं है, इमेजिनेशन है अपना, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो इनकी परिभाषा कैसे देते हैं समझिए, कि ऐसी संख्याएं कि जिनका अगर हम वर्ग भी करें, स्क्वायर करें, तो ऋणात्मक आता है। कैसा आता है, ऋणात्मक। आप समझिए कोई ऐसी संख्या होगी, आप मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, कोई ऋण संख्या ले लीजिए 5, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ऋण प्लस हो गया 25 आता है हमेशा, कि चाहे माइनस की हो चाहे पॉजिटिव, ऑल नंबर्स का स्क्वायर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, हम लोगों ने पढ़ा है, तभी भी होती है वास्तविक संख्या। लेकिन काल्पनिक संख्या कहता है कि इन संख्याओं का जो वर्ग होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार की संख्याओं के लिए एक वेरिएबल i को डिनोट किया जाता है, इमेजिनरी कारण, और इस i का मान होता है √-1। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे हम लोग तो माइनस में ही आएगी, आई स्क्वायर किया अगर √-1 का हमने स्क्वायर किया तो अंडर हट गया, कितना आया, -1। तो देखिए ये संख्या ऐसी है जिसका स्क्वायर करने पर ऋणात्मक वैल्यू आ रही है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर। इमेजिन करिए हमने अपने मन से, आई यहाँ पे इमेजिनरी है जिसकी वैल्यू होती है √-1। मैंने दिखा भी दिया स्क्वायर करके, आप लोगों को याद करना है, i² बराबर -1 होता है। हम लोगों को इस पर पढ़ना नहीं है, ये बहुत हाई लेवल पे जब BSc या MSc करोगे वहाँ पे जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं, तब तक नहीं जानकारी लेनी है, बस थोड़ी सी। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सारी संख्याएँ। ठीक, अब आपका होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इतनी सारी संख्याएँ याद करें, हम पे तो नहीं होगा। तो उसके लिए भी मैंने एक विकल्प निकाला है कि आप एक बस छोटा सा चार्ट याद कर लें, आपको सभी संख्याएं बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए क्या है वो चार्ट देखते हैं। सभी संख्याएं मान लीजिए ये एक फैमिली है जिसमें हमने पढ़ा सबको ऑल नंबर। अब ऑल नंबर भी 2 भागों में बटी थी, हमने बताया था कि अगर ऑल नंबर है तो या तो संख्या आपकी कैसी होगी, रियल होगी, अर्थात वास्तविक होगी जो बताया, या फिर काल्पनिक होगी, अभी बताया था हमने, इमेजिनरी होगी। तो इमेजिनरी तो हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है गणित में, हम लोगों को पढ़ना है रियल नंबर। तो रियल नंबर हमने अभी क्या बताई थी परिभाषा, या तो वह रेशनल होगी, परिमेय होगी, या फिर अपरिमेय होगी। तो लिख लीजिए रेशनल या फिर रेशनल होगी। ठीक, इर्रेशनल हम लोग पढ़ते नहीं हैं क्योंकि अभी काम नहीं है, अब रेशनल पे आ जाते हैं। रेशनल नंबर अगर आपकी होगी तो हमने क्या था, p/q में पूर्णांक लिया था हमने, तो वो पूर्णांक होगी, यानी इंटीजर वैल्यू होगी। पूर्णांक अभी मैं हिंदी लिख दूंगा इसकी, आप कहोगे आधा अंग्रेजी आधा इंग्लिश पढ़ा रहे, हिंदी पढ़ा रहे। इंटीजर होगी या फिर ये नॉन इंटीजर होगी, जैसे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं।
पूर्णांक के अंदर मैंने क्या बताया था कि जब पूर्णांक संख्या होती हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाती हैं, यानी नेगेटिव होगी, माइनस की होगी या फिर प्लस होंगी। तो प्लस के साथ हम लोग जीरो को भी जोड़ देते हैं, यानी होल नंबर भी होंगी, क्योंकि जीरो के इधर वाली सब क्या होती हैं आपकी होल नंबर होती हैं। अब जो होल नंबर होगी इन्हें कैसे कैटेगराइज करेंगे, या तो इसमें एक जीरो होगा या शेष क्या होंगी आपकी नेचुरल नंबर होंगी। देखिए बन गया पूरा चार्ट। अगर आप ये ट्री याद कर लेते हैं, देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा बताया था आपको प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो पढ़ेंगे तो क्या बन जाता है आपका पूर्ण संख्या। होल नंबर के साथ अगर हम नेगेटिव संख्या पढ़ते हैं तो क्या बन जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के साथ अगर फ्रैक्शन भी बन जाती है तो बन जाती है आपकी परिमेय संख्या, और परिमेय और अपरिमेय को मिलकर बन जाती है आपकी वास्तविक संख्या। तो देखिए कितना सिंपल एक छोटा सा चार्ट हो गया। गणित का बिल्कुल फंडा है, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो कभी भी संख्याओं को नहीं भूलेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये तो हो गया आपका नंबर सिस्टम आज का। मुझे लगता है कि वीडियो को यहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लगाएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, जैसे किसी संख्या का 30% उसके 2/5 भाग से कम है, मतलब क्वेश्चन जो भी होंगे वो होंगे सब संख्या पे ही आधारित। इसमें एक छोटा सा टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, यदि आप लोगों से हो जाए तो डिविजिबिलिटी लॉ कंप्लीट कर लीजिएगा, जो विभाजकता नियम होते हैं। ठीक है, विभाजन के नियम कि कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी, कौन 3 से कट जाएगी। अगर छोटा सेंट चाहते हैं तो मैं एक बात ये दे रहा हूँ, 2 का नियम। एक बहुत बड़ी संख्या दे दी आपको, और आपको कैसे पता चलेगा ये डिविजिबल बाई 2 है, क्वेश्चन पूछ दिया तो सुनो, यदि उसके लास्ट में यानी यूनिट का प्लेस 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो डिवाइडेड हो जाएगी, ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल लिया हमने, कोई संख्या लिखी 4328, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है 8 है। चलिए दूसरा नियम देख लेते, 3 का नियम। 3 का और 9 का सेम होता है, समझ लीजिए। 3 का क्या होता है कि कोई अगर डिजिट दी है, जैसे मैंने दे दी है 345, इसके अंकों का योग करें आप, अलग अलग जोड़ दें, 3 धन 4 धन 5, 4 3 7 5 12, और ये अगर 12 कट रही है 3 से, 3 चौको 12 कट रही है, तो दी हुई संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। अर्थात यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी, और 9 से कट रहा है तो 9 से कट जाएगी। 9 का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 81 है, 8 धन 1 किया कितना आ गया 9, 9 का भाग दिया 9 एकम 9, तो 81 भी 9 से कट जाएगी। मैं इसको थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ लेंगे किताब से, फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो ये 3 और 9 का नियम है कि यदि अंकों के योग उनसे खुद कट जाते हैं तो संख्या भी पूरी 3 और 9 से कट जाएगी। अब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 का देख लीजिए, 4 और 8 का भी एक सही है। 4 का विभाजन नियम क्या होता है कि यदि संख्या के अंत के 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा है, लिख लीजिए, अंत के 2 डिजिट डिवाइडेड हो रहे हैं 4 से, देन संख्या भी 4 से कट जाती है। अर्थात जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, 216, आपने देखा पीछे के 2 अंक 16 है, 4 चौको 16 है, तो ये 4 से कट जाएगी, देख लेना, ये क्या होगा डिवाइडेड होगी बाई 4। ऐसे ही 8 में क्या करते हैं, 3 अंक देख लेते हैं हम लोग सैकड़ा तक के, अगर वो कट रहे हैं तो वो 8 से कट जाते हैं। ठीक, और एक और देख लेते हैं हम लोग, मैं लिख दूंगा विभाजकता के नियम पीछे वीडियो के। 5 का और देख लीजिए, 5 का नियम, यदि संख्या के लास्ट में यानी इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। कोई भी संख्या देख लीजिए, चाहे 50 हो, चाहे 25 हो, 625 हो, अगर इनके लास्ट का 5 आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो वह संख्या 5 से कट जाती है। ऐसे 6 का होता है कि वह संख्या जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए तो वह पूरी 6 से कट जाती है। 11 के लिए अल्टरनेट होता है, मैं लिख दूंगा। आज के वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। नंबर सिस्टम उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा कि संख्या क्या होती है, कैसे बनती है, कौन से सिस्टम हम लोग प्रयोग करते हैं, इंडियन नेशनल सिस्टम को। उसके बाद संख्या का निर्माण कैसा होता है, उसकी जनरल फॉर्म 10x + y कैसे आती है, फिर संख्या के सभी प्रकार, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, और बाद में विभाजकता के नियम, ये सब मैंने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज करेंगे, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जैसे इकाई का अंक निकालना, वर्गमूल से जल्दी सॉर्ट करना, उनको लेके आऊँगा।
जुड़े रहें नॉलेज यूनिवर्सल से और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें। अगर मेरा पढ़ाना या मेरी मेहनत आपको दिख रही होगी, पसीने से भीग जाता हूँ, पैर भी बिल्कुल टूटा पड़ा है, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ मैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।